नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। तो आज मैं आपको विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 4 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैं भाग 4 आरंभ करूँ इससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। भाग 3 में आपने सुना था कि सुकुमारी की नौकरी हुगली गर्ल्स कॉलेज में लग गई और आदिनाथ सुकुमारी से मिलने नहीं आता था, जिससे कि सुकुमारी ने नाराज़ होकर संदेशा भिजवाया। इधर अध्यापिकाओं ने अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए अर्जी दी, लेकिन सेक्रेटरी ने कमला दत्त को इस अर्जी को आगे बढ़ाने के निवेदन पर बहुत सारे उपदेश दे डाले कि ये एक तरह की समाज सेवा है और इसमें पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए। इधर सुकुमारी के बुलावे पर आदिनाथ उसको कलकत्ता घुमाने ले जाता है और वहाँ वो कमला दत्त की प्रशंसा में बहुत सारी बातें आदिनाथ को बतलाती है। अब भाग 4 में आगे। लेकिन लौटते लौटते रात के 10 बज गए। काफ़ी दिनों के बाद कलकत्ते जाना, अरसे बाद आदिनाथ का साथ, सिनेमा देखकर और खा पी कर आने में ज़रा देरी होना स्वाभाविक ही था। लौटते समय सुकुमारी ने कहा, प्रत्येक शनिवार को आना, नहीं आने से सच में मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। उधर कमला दत्त कह रही थी, तुम सब लोग खा पी कर सोने जाओ, मैं बाद में खाऊंगी। सुकुमारी के लिए मुझे तो बैठना ही पड़ेगा। मनीषा दी, मीरा दी, ललिता दी, माधुरी, शिखा दी सभी 9 बजे के बाद खा पी कर सो गईं। सुकुमारी के आते ही कमला दत्त ने कहा, इतनी देर करके अब तुम्हारा आना हुआ है? इस तरह देरी करने से मैं ज़रूर ही सेक्रेटरी से कह दूंगी। पता नहीं है कि वे ये सब पसंद नहीं करते, इसमें संस्था की बदनामी है। फिर खाते खाते पूछा, अच्छा इतनी देर तक तुम लोगों ने किया क्या, ज़रा सुनूं तो। करते क्या, सिनेमा देखा, चाय पी, इसी में इतनी देर? अच्छा, तुम लोगों में क्या क्या बातें हुई? वही सब इधर उधर की, सब तो याद भी नहीं है। आदिनाथ के घर वाले कुछ नहीं कहते? ओ माँ, वहाँ क्या किसी को पता है? कौन कौन है आदिनाथ बाबू के घर? सभी हैं, माँ बाप भाई बहन, कौन नहीं है? इसके अलावा हम लोगों की जान पहचान क्या आज की है? आज 10 साल हो गए हम लोग को मिलते। कमला दत्त ने कहा, ये ठीक है कि तुम लोगों की जान पहचान 10 साल से है, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रही हो। ये भी तुम्हें कह ही देती हूँ, किसी पुरुष के साथ किसी युवती का मिलना उचित नहीं है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता सुकुमारी, ये मेरे से सुन रखो। लेकिन कमला दी, हम लोगों ने तो कोई अनुचित काम नहीं किया। कमला दी ने कहा, लेकिन प्रवृत्ति के विकृत होते कितनी देर लगती है? जो महानंद लगता है उसका परिणाम कितना भयंकर है, ये तुम अभी नहीं समझ पाओगी। समझ में नहीं आता, इतने तुच्छ सुख के प्रति तुम लोगों को इतना मोह क्यों है? जीवन नहीं बिता सकती क्या? उसी दिन तो पढ़ा था, रविंद्रनाथ ने कहा है, बड़े में ही हम लोगों का वास है। यही सत्य स्मरण कराने के लिए तो ये मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः स्वः। ये बात भूलकर जब हम लोग सोचते हैं कि तुच्छ और छोटे घर में ही हम लोगों का वास है, तुच्छ सुख ही सुख है, तभी हृदय में तरह तरह के उपद्रव शुरू होते हैं। जितने सब काम, क्रोध, लोभ, मोह। सुकुमारी चुप रही। कमला दत्त ने कहा, वे जो प्रायः ही चिट्ठियाँ आती हैं तुम्हारे नाम से, वे शायद आदि बाबू की ही लिखी होती हैं। उनकी चिट्ठी न मिलने से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता कमला दी। कमला दत्त जरा देर चुप रही, फिर बोली, मैं अगर तुम्हारी माँ होती सुकुमारी तो तुम्हें आदिनाथ बाबू के साथ मिलने को जरूर मना करती। खैर जाने दो, अपना अच्छा बुरा सोचने की तुम्हारी उम्र हो गई है। काफ़ी रात हो चुकी थी। उस रात कमला दत्त ने और कुछ नहीं कहा। काफ़ी दिन बाद ही सुकुमारी ने आदिनाथ को ये सारी बातें बतलाई। सुकुमारी ने कहा, पता नहीं क्यों कमला दी की बातें सुनकर उस रात मन न जाने कैसा कैसा करने लगा। लगता था जैसे कि मैं बड़ा अन्याय कर रही हूँ। तुमसे इतने दिन से जान पहचान है, लेकिन पहले तो किसी ने इस तरह से मना नहीं किया। माँ तो थी नहीं। मन में हुआ, अगर माँ होती तो सच ही शायद इस तरह तुमसे नहीं मिल पाती, वो भी तो इसी तरह मना करती। लेकिन अजीब है कमला दी भी, स्कूल और ये संस्था छोड़कर कभी कुछ सोचती ही नहीं है।
किसी दिन किसी की चिट्ठी की प्रतीक्षा में तारे गिन गिन कर रात का दिन नहीं किया। सोच रही थी लेकिन कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही थी। सच, कभी तो सोच सोच कर हैरान रह जाती। रात दिन स्कूल और स्कूल, छात्राओं का अच्छा बुरा, शिक्षा और उत्कर्ष, फाइल और चिट्ठी पत्री, कमेटी और मीटिंग्स, सेक्रेटरी और एजुकेशन। थकान भी तो नहीं आती, मन भी तो नहीं उबता। लेकिन कमला दत्त कहती, अरे मैं भी तो आदमी हूँ, क्लांति आएगी नहीं तो फिर रात को सोती किस लिए हूँ? कब और कितनी देर सोती हैं जैसे हम लोगों को पता नहीं है। अच्छी बुद्धू हो, बिना सोए क्या आदमी बचता है? लेकिन हम लोग जब उठते हैं तब तक आपका आधा काम पूरा हो चुका होता है। कब सोती हैं कब उठती हैं कुछ भी तो पता नहीं लगता। कालो की माँ कहती हैं कि बड़ी दीदी मुनि की 2 आंखें और 12 हाथ हैं। शायद उसका कहना झूठ नहीं है। अगर 2 आंखें और 12 हाथ होते तो लोग राक्षसी कहते। कमला दत्त बोली, कालो की माँ की बात छोड़ो, फिर भी इतना काम करके तो रोज सेक्रेटरी से डांट खानी पड़ती है। क्यों? मेरे अगर 2 आंखें और 12 हाथ हैं तो उनके 24 हाथ और 12 आंखें हैं। इतना कर्मठ आदमी और नहीं देखा भाई। मैं अगर वैसी हो पाती तो। उसी दिन की तो बात है, सेक्रेटरी कह रहे थे उम्र के साथ साथ आजकल काम में भी तुम ढील डाल रही हो कमला। कमला को वो दिन आज भी याद है। हमेशा की तरह आज भी वो स्कूल की रिपोर्ट देने गई थी। सेक्रेटरी ने फाइल देखते देखते कहा, इस बार रिजल्ट इतना ख़राब क्यों हुआ है? कमला दत्त ने कहा, हाँ, गणित में इस बार काफ़ी लड़कियां फेल हुई हैं। गणित कौन पढ़ाता है? मनीषा सेन अपने यहाँ की काफ़ी पुरानी अध्यापिका है, लेकिन वेतन बढ़ाने के लिए तो उस दिन इन्हीं लोगों ने दरख्वास्त दी थी। इन लोगों की अगर काम करने की इच्छा ना हो तो हम ज़बरदस्ती उन्हें रोक कर नहीं रखना चाहते। ये क्या तुम उन लोगों को समझा नहीं सकती हो? बिना कुछ उत्तर दिए कमला चुपचाप बैठी रही। सेक्रेटरी ने फिर कहा, उस दिन देखा वे लोग रास्ते पर घूमने निकली थी। मैंने बार बार कह दिया है कि जितने दिन वे लोग हमारे स्कूल में रहेंगी हमारे स्कूल के नियम कानून मान कर चलना होगा। ये सिर्फ स्कूल ही तो नहीं, इसको आश्रम समझना होगा और इस काम को भी नौकरी नहीं मानना होगा। इस तरह अगर काम कर सको तो रहो, नहीं तो कहो मैं ये स्कूल बंद कर दूं। कमला दत्त का शरीर थर थर कांपने लगा। स्कूल उठा देने में सेक्रेटरी का क्या आता जाता है? लेकिन कमला दत्त, उसके लिए भी क्या ये स्कूल कर्मस्थल है जिससे सिर्फ वेतन का संपर्क हो? आज अगर सेक्रेटरी वेतन ना दे तब भी तो यहीं रहना होगा। सेक्रेटरी से उसे डर भी लगता है, लेकिन एक दिन भी उनके पास आए बिना जैसे शांति नहीं मिलती। लगता है जैसे सेक्रेटरी की आंखों में कोई जादू है। सेक्रेटरी ने उसे किसी दुर्भेद जाल में चारों ओर से जकड़ रखा है और कमला दत्त को जैसे उसका अभ्यास पड़ गया हो। दुस्साध्य बंधन में ही जैसे उसके लिए परम तृप्ति थी। कष्टप्रद होने पर भी वो इन बंधनों को काट नहीं पाएगी। सेक्रेटरी अगर आज उसे इस स्कूल की जिम्मेदारी से मुक्ति दे भी दें तो कमला दत्त की जाने की भी जैसे हिम्मत नहीं है, जैसे वो एकदम असहाय निसंबल हो। इतने दिन तक सेक्रेटरी के सघन आश्रय में रहकर भी कमला दत्त जैसे निराश्रय थी। आह्लादी मासी माँ किसी किसी दिन कहती, धन्य है बेटी तू। कमला दत्त पूछती, धन्य क्यों होने जाऊं मासी माँ? उस दिन अपना जमाई, अरे वही पूटी का दूल्हा, कह रहा था, ऐसी औरतें लाखों में एक भी मुश्किल से मिलती है। स्कूल की लड़कियों को वो कितना चाहती है। मासी माँ, इतनी प्रशंसा मत कीजिए, नहीं तो आदत खराब हो जाएगी। आह्लादी मासी ने कहा, अरे नहीं री, कोई मजाक थोड़ी कर रही हूँ। मैंने तो कह दिया था, कमला बेटी को तो छुटपन से ही पढ़ने लिखने का ऐसा ही शौक है। मैं तो देखती रही हूँ ना, मेरे पेट के लड़के लड़कियों के साथ ही तो बड़ी हुई है। लेकिन मेरे बच्चों को पता भी नहीं कि पढ़ाई लिखाई आखिर है क्या भला। सच में कमला दत्त को जैसे नशा था। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नशा हो ये बात नहीं है, स्कूल के ऊपर भी नहीं है, काम में भी नहीं है। नशा है और ही एक चीज के ऊपर। याद है मनीषा सेन ने एक दिन सुकुमारी से कहा था, जानती हो ना भाई, इस स्कूल के लिए कमला दी हैं और कमला दी के लिए स्कूल। सेक्रेटरी भी कभी कमला दी को नहीं छोड़ेंगे और कमला दी भी सेक्रेटरी को छोड़ अन्य कहीं नहीं जा पाएंगी। उस दिन सुकुमारी इस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी। कितनी बार अच्छी अच्छी जगह से कमला दत्त की मांग आई थी।
चंद्रनगर कृष्ण भामिनी नारी मंदिर वालों ने बुलाया था। महिला शिक्षा सदन चूचड़ा से भी बुलावा आया। काफी प्रलोभन भी दिखलाए। चंद्रनगर में बड़े बड़े लोगों के घर थे। गोंदल पाड़ा की लड़कियों के लिए नया स्कूल बना। पालपाड़ा और बीवी के बाजार में भी स्कूल खुले। इतना ही नहीं, कलकत्ते से भी तो कितनी बार बुलाया गया। उन्हीं सेक्रेटरी के मित्र राय बहादुर हरनाथ सेन, उन्होंने भी कितना अनुरोध किया। शुरू शुरू में यही माधुरी मनीषा सभी कहती, जाइए ना कमला दी, कलकत्ते जाकर वेतन काफी बढ़ जाएगा। इस पर कमला दी कहती, वेतन चाहने पर क्या यही नहीं बढ़ जाएगा? सरला ने कहा था, आप भी क्या हैं, हम लोगों को अगर ऐसा अवसर मिलता, हमसे तो कोई कहता ही नहीं है। सुकुमारी उस समय आई नहीं थी। उसने पूछा, इस विषय को लेकर सेक्रेटरी कभी कुछ नहीं कहते क्या? कमला दत्त ने जवाब दिया, सेक्रेटरी से मैं ये सब कहने जाऊंगी? क्या खूब कहा सुकुमारी तुमने। तुम लोग तो डर के मारे उनके सामने बोल भी नहीं पाती। इतने दिन से उनके यहाँ जा रही हूँ, इसके अलावा मैं तो एक तरह से उन्हीं के यहाँ पली हूँ, लेकिन फिर भी उनके सामने जाते ही जैसे मेरे पाँव कांपते हैं। घर के बच्चे भी उनके सामने नहीं पड़ते, मेरी तो बात ही जाने दो। फिर ज़रा रुक कर कहती, लेकिन जानती हो, अंदर ही अंदर उनमें काफ़ी दया माया है। चेहरा देखकर तो लगता नहीं, सुकुमारी कहती, लेकिन चेहरा भी क्या है, शुद्ध एरियन, चौड़े चौड़े पंजे, लगता है इन हाथों से पकड़ ले तो एकदम भुरता हो जाएगा। लेकिन उस कठोर चेहरे में वो नर्म हृदय कहाँ छिपा है, बाहर से समझ पाना मुश्किल है। रिपोर्ट देने रोज ही उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन 2 दिन के लिए भी वो कहीं जाते हैं तो न जाने कैसा खाली खाली सा लगने लगता है। मन में होता है कि इतना भार शायद अब और नहीं संभाल पाऊंगी। जब लौटकर आते हैं और मैं सामने ज़रूर जाकर खड़ी हो जाती हूँ तो जैसे मन फिर हल्का हो जाता है। लेकिन सुनकर शायद तुमको विश्वास नहीं होगा, आज तक उन्होंने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की है। उनसे प्रशंसा मिली हो ऐसा एक दिन भी याद नहीं। सच में कितनी ही बार सेक्रेटरी के यहाँ से निकलकर कमला दत्त बंद गाड़ी में खूब रोई हैं। बाहर का कोई आदमी इस बात को नहीं जानता। स्कूल के लिए ये जो जी तोड़ परिश्रम है, उसके लिए बाहर कितनी ही ख्याति क्यों ना मिली हो, उसका एक कण भी उसे सेक्रेटरी से नहीं मिलता है। बल्कि कभी कभी तो कहते हैं, तुमसे यहाँ का काम नहीं होने का, तुम नौकरी छोड़ दो ना। छोटी लड़की मीनू भागती भागती आकर कहती, माँ, बाबा है ना, कमला दी को खूब डांट रहे हैं। आह्लादी मासी माँ 9 बजे तक पड़ी पड़ी अंगड़ाई ले रही थी। बोली, तुझे इन सब बातों में कान देने की क्या ज़रूरत है री, मुँह जली। सच माँ, मैंने देखा है, कमला दी रो रही थी। 2 दिन बाद मिलने पर मासी माँ पूछती, वो शायद उस दिन काफ़ी नाराज़ हुए थे, इसीलिए कई दिनों से नहीं आई, मीनू कह रही थी। सुनकर पहले तो एकदम से स्तब्ध सी रह गई कमला, फिर ज़रा संभल कर बोली, हाँ, लेकिन वो तो बड़े हैं, मेरे अच्छे के लिए ही तो कहते हैं, ज़रा भी बुरा नहीं लगता। सच, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कहते हैं, तुम्हारे लिए ही तो स्कूल खुला, तुम पढ़ोगी, लिख पढ़ कर बड़ी होगी, इसीलिए स्कूल बड़ा किया गया, और अब तुम्हारा ही नाम करने के लिए स्कूल कॉलेज हो रहा है। ये क्या मैं जानती नहीं हूँ मासी माँ? सोने से पहले उस दिन कमला दत्त ने सुकुमारी से कहा। इतना कहा शायद काफ़ी गुस्सा हो गई होंगी। लेकिन और किसी से मत कहना कमला दी। कमला दी बोली, किससे कहने जाऊंगी, मेरे पास इतना समय ही कहाँ है भाई। मेरी क्या इच्छा नहीं होती, मेरा भी मन करता है कि सिनेमा जाऊं, अच्छी अच्छी साड़ी और गहने पहनूं। बाघ निसुंदीपुर में बड़ी होने पर मैं भी शायद यही करती, लेकिन यहाँ सेक्रेटरी के पास रहकर उस सब की ओर मन ही नहीं जाता। लगता है वो सब 2 दिन का हो, उससे आँखों को भले ही थोड़ा आराम मिले, लेकिन हृदय को शांति नहीं मिलती। गीता में लिखा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यही जो लड़कियों की सेवा करने का काम लिया है, उसी में जीवन बिता पाऊँ तो अपने को धन्य मानूंगी। मैंने पूछा, फिर? आदिनाथ ने कहा, इसके बाद अगले शनिवार को भी गया, फिर उसी तरह स्टेशन से निकलकर घोड़ा गाड़ी ठीक करके हुबली गर्ल्स स्कूल पहुंचा। उस दिन भी ठीक उसी तरह कमला दत्त काम में मगन थी। माथे पर पसीना झलक आया था। सफ़ेद साड़ी से अच्छी तरह शरीर ढके थी। एक कलम लिए न जाने क्या लिख रही थी कमला दत्त।
आदिनाथ को देखकर बोली, अरे नमस्कार, बैठिए। फिर ज़रा रुककर पूछा, सुकुमारी क्या आज भी आपके साथ घूमने जाएगी? बात तो ऐसी ही है, सुकुमारी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी लिखी? कैसा एक आश्चर्य का सा भाव छा गया कमला दत्त के चेहरे पर। अचानक जैसे कोई आशा टूट गई हो, लेकिन तभी अपने को संभाल लिया। बोली, अभी बुलाए देती हूँ। पहले की ही तरह नौकरानी ने जाकर खबर दी। सुकुमारी शायद तैयार ही थी, सजी धजी 1 मिनट में आ गई। आते ही बोली, अच्छा तो कमला दी। बाहर जाते जाते एकदम रुककर सुकुमारी ने कहा, आज मैं जल्दी ही लौट आऊंगी कमला दी, उस दिन की तरह देर नहीं होगी। कमला दत्त ने उसी तरह सिर नीचे किए काम करते करते कहा, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारी खुशी हो आना। गाड़ी के जंगले और दरवाज़ा बंद कर आदिनाथ ने पूछा, कमला दी शायद नाराज़ है तुम्हारे ऊपर? सुकुमारी ज़रा गंभीर थी, बोली, हाँ शायद नाराज़ ही हैं। क्यों, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या कर दिया? मेरे अच्छे के लिए ही तो कहती हैं। लेकिन आदिनाथ की कुछ समझ में नहीं आया। कुछ ही देर बाद सुकुमारी खुद ही बोल उठी, तुम्हारे साथ ये जो शनिवार की शनिवार घूमने जाती हूँ ना, ये कमला दी को पसंद नहीं। कहती हैं इस तरह मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा नहीं है तो तुमने क्या कहा? मेरी माँ होती तो शायद वो भी इसी तरह मना करती। वास्तव में कमला दी ने ठीक ही तो कहा है। हालांकि हमारी जान पहचान 10 साल से है, लेकिन कमला दी कैसे समझ पाएंगी? उनका मन तो कहीं अटका नहीं है। जीवन में एक सिनेमा तक नहीं देखा। स्कूल को छोड़कर उनका कोई और स्वप्न भी नहीं है। और तो और यहीं बैंडल में उन्हें कितने साल हो गए। सुना है यहाँ कई देखने और घूमने की जगह हैं। गंगा के किनारे पोर्तुगीज़ चर्च, जुबली ब्रिज। हम लोग तो अभी हाल ही में आए हैं, लेकिन कमला दी ने इनमें से कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ काम और काम। बंद गाड़ी में फाइल लेकर सेक्रेटरी के यहाँ जाना, फिर स्कूल आकर दफ्तर में बैठकर काम करना। सच अजीब है। रेस्टोरेंट में चाय पीते पीते सुकुमारी ने कहा, इस समय कमला दी शायद पूजा करने बैठी होंगी। तुम क्या अभी तक कमला दी के बारे में सोच रही थी? नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है कमला दी मुझे कितना चाहती हैं। मेरी किस बात में अच्छाई है सिर्फ यही सोचती हैं। मेरी तरह उनकी भी माँ नहीं है ना, दूसरे के यहाँ जो पली हैं। फिर चाय की एक चुस्की लेकर बोली, कमला दी तुम्हारे बारे में भी पूछती हैं, तुम्हारे चेहरे की खूब तारीफ करती हैं। ऐसा? तुमने कितनी पढ़ाई की है, क्या करते हो, तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं जब तुम्हारे बारे में कहती हूँ तो कमला दी ध्यान से सुनती हैं, लेकिन कहती हैं तुम काम ठीक नहीं कर रही हो सुकुमारी, इस तरह मिलना जुलना बंद कर दो। इसमें मंगल नहीं है, कल्याण नहीं है। लौटते समय बैंडल स्टेशन पहुंचाकर आदिनाथ ने पूछा, तब अगले शनिवार नहीं आऊँगा? ओ माँ, क्यों? तुम्हारी कमला दी जो पसंद नहीं करती हैं? नहीं नहीं, मेरे सिर की कसम, तुम ज़रूर आओगे, नहीं तो मैं माथा कूट कर मर जाऊंगी। उस दिन भी बरामदे में रोशनी किए कमला दी एक किताब पढ़ रही थीं। शेष सभी सो चुके थे। सुकुमारी झटपट पहुँच कर बोली, कमला दी नाराज़ तो नहीं हो गई? आज भी ट्रेन के कारण देरी हो गई। मेरी ज़रा भी गलती नहीं है। कमला दी ने पूछा, आज भी खाकर आई हो ना? नहीं, आज सिर्फ चाय पी। उन्होंने खिलाना चाहा, लेकिन तुम नाराज़ होगी सोचकर मैंने कुछ नहीं खाया। और क्या किया? कहाँ कहाँ गई? जाऊंगी कहाँ, सिनेमा गई हमेशा की तरह। और बातचीत? तुम लोगों में ऐसी क्या बातें होती हैं जिनके बिना तुमसे रहा नहीं जाता? ज़रा रुककर खाते खाते कमला दी ने कहा, तुम्हें सावधान करना मेरा काम है सुकुमारी। मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ। तुम लोगों की अच्छाई बुराई का भार मेरे ही ऊपर है। तुम लोगों के बीमार होने पर जिस तरह मुझे देखना पड़ता है, इस बारे में भी ठीक उसी तरह। इस स्कूल को अगर आश्रम मानती हो तो यहाँ कोई भी अनाचार मत करो। तुम्हें भी मैं सावधान किए देती हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारा भला नहीं होगा। तुम इतना ज़रा सा भी संयम नहीं कर सकती, तब बड़े बड़े काम करने की शक्ति तुम लोगों में कहाँ से आएगी? लेकिन अगले शनिवार को सुकुमारी भी अवाक हो गई। मनीषा सेन ने पूछा, आज शायद आप कहीं जाएंगी कमला दी? माधुरी ने कहा, इस साड़ी को पहनकर सचमुच कितनी अच्छी लगती हैं आप। ललिता दी ने कहा, इसी तरह रोज़ क्यों नहीं पहनती? यही तो अच्छा लगता है। लेकिन कमला दी कुछ भी समझ नहीं पाई। बोली, क्यों, ऐसी कौन सी बहुत अच्छी साड़ी पहने हूँ? किनारा ही तो ज़रा चौड़ा है। अगर तुम लोगों को यही पसंद है तो ठीक है, यही पहना करूँगी।
ठीक समय पर आदिनाथ आया। कमलादत्त उस दिन भी हमेशा की तरह काम कर रही थी। पिछले दिन क्या कुछ बाकी भी पड़ा था। सेक्रेटरी ने डांटा भी खूब। काफी दिन से प्रश्न पत्रों के लिए तकादा कर रहे थे। कल बरस पड़े। जो मन में आया सो कहा दिन पर दिन आखिर ये हो क्या रहा है। पहले तो इस तरह काम नहीं पड़ा रहता था। कमला भी हमेशा जिस तरह से नीचा किए बैठी रहती, उस दिन भी बैठी रही। नहीं तो कुछ दिन छुट्टी ही ले लो। कमलादत्त को लगा कि शायद चाबुक मारने से भी उसे उतना आघात नहीं पहुंचता। सेक्रेटरी ने कहा, छुट्टी भी नहीं लोगी, काम भी पड़ा छोड़ोगी, इस तरह कैसे चलेगा। तुम्हारा तो चारों ओर काफी नाम है। दूसरे स्कूल से तुम्हें लोग सिर आंखों पर लेकर रखेंगे। जाओ, वहीं जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सिर्फ चाबुक ही नहीं, इस बार तो लगा जैसे सेक्रेटरी उसे चारों ओर से सांप की तरह जकड़ कर डस रहे हैं। लेकिन कमलादत्त को जैसे ये डंक नहीं, आशीर्वाद लग रहे थे। विष भी जैसे उसके लिए अमृत हो गया था। सेक्रेटरी से डांट खाना भी उसे इतना अच्छा नहीं लगता। अच्छी है। अचानक सामने आदिनाथ को देखकर जैसे कमलादत्त के चेहरे पर लाली दौड़ गई। पूछा, ओ आप बैठिए, बुलवाए देती हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन सुकुमारी को हमेशा से जरा अधिक देर लगी। कमलादत्त ने काम करते करते कहा, आज आप लोग किस ओर घूमने जाएंगे। इस प्रश्न के लिए आदिनाथ तैयार नहीं था। सुनकर एक क्षण को अवाक हो गया। फिर अपने को संभाल कर बोला, ट्रेन में चढ़कर साधारणतः हम लोग कलकत्ता ही तो जाते हैं। और सिनेमा नहीं जाते ना। आदिनाथ मुस्कुराया। शायद सुकुमारी ने कहा है ये सब। तभी आदिनाथ को जैसे कुछ याद आया। अचानक बोला, लेकिन आपने तो उसे मेरे साथ घूमने को मना किया है। कमलादत्त की आंख, कान, चेहरा जैसे फिर लाल हो उठा। शायद कुछ कहने भी जा रही थी कि सुकुमारी फट फट करती आ गई और बात मुंह में ही रह गई। आते ही बोली, अच्छा तो कमला दी चलूं। कितने दिन पहले आदिनाथ से ये कहानी सुनी थी और अब कितने दिन बाद मैं इसे लिख रहा हूँ। उस दिन आदिनाथ सारी घटनाएं ठीक से कह भी नहीं पाया था। उसने कहा भी था, आज मुझे सारी घटनाएं क्रम से याद भी नहीं है। इसके अलावा अब उम्र भी काफ़ी हो गई है। उस दिन जो सोचा, अनुभव किया, वो भावना और अनुभूति सब खत्म हो चुकी है। फिर भी उल्लेख योग्य घटना इसके बाद ही की है। स्कूल में ग्रीष्मावकाश हुआ, लंबी छुट्टी। सुकुमारी ने लिखा था, आने वाले शनिवार को ज़रूर आना। मैं सूटकेस और बिस्तर के साथ तैयार रहूंगी। हर साल इस समय सारी व्यस्तता जैसे समाप्त हो जाती है। मनीषा सेन अपने घर जाएंगी, शिखा दी नागपुर, माधुरी दी अपनी काकी के पास जाएंगी और ललिता सान्याल जाएगी तेजपुर। वहाँ उसका अपना घर है। कमला दी ने कहा, तुम सब जा रही हो, अगर समय मिले तो चिट्ठी लिखना। सुकुमारी ने पूछा, तुम कहीं क्यों नहीं जाती कमला दी। मेरे जाने पर स्कूल की देखरेख कौन करेगा। क्यों, दरबान नौकर सभी तो हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी का घर भी तो पास ही है, वही देखेंगे कुछ दिन। चलोगी मेरे मामा के यहाँ। चल पगली, मुझे ये स्कूल छोड़कर स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। तुम लोग चाहे जो कहो, सेक्रेटरी अगर निकाल भी दें तो भी मुझे यहीं रहना होगा। यहीं मरने में मुझे सुख है। हर एक कक्षा में जाकर कमलादत्त लड़कियों को विदा कराई। कहा, छुट्टी के दिनों को तुम लोग खराब मत करना। छुट्टी है इसलिए आलस्य में मत नष्ट करना। स्वामी विवेकानंद की बात याद रखना। उन्होंने कहा है, शिक्षा का मतलब केवल कुछ शब्द ही नहीं है। हृदय और मानसिक शक्तियों का प्रकृत विकास ही वास्तविक शिक्षा है। इस तरह की शिक्षा पाकर एक दिन तुम में से ही एक संघमित्रा, तो कोई लीलावती, अहल्याबाई, मीराबाई के समान महान रमणियों का आविर्भाव होगा। तभी देश का कल्याण होगा और होगा भारतवर्ष का नाम उज्जवल। सुकुमारी भी एक दिन आदिनाथ के साथ चली गई। कमलादत्त ने पूछा, अब तो आपकी भी कुछ दिन छुट्टी, काफी दिन इस ओर आना नहीं होगा। सामान दरवाजे के पास रखा था। सुकुमारी अभी भी नहीं आई थी। आदिनाथ ने सिर्फ इतना ही पूछा, आप कहीं नहीं जाएंगी। कमलादत्त ने सिर नीचा किए कहा, मैं स्कूल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी छुट्टी नहीं है। इसके बाद एक एक कर सभी चले गए। रह गई चारों ओर फैली चिलचिलाती धूप और लंबी दोपहर।
कभी कभी गंगा जी की ओर से हवा शांति को भंग करने आती। जंगली दरवाजों में लगे पर्दों से होती वो हवा कमरों में जरा देर हू करके जैसे किसी को खोजती, फिर न पाकर लौट जाती। कमला दत्त शायद उस समय या तो अपना ब्लाउज सी रही होती अथवा भीगे कपड़े धूप में सूखने डालती होती। कभी कभी बगीचे में यूं ही आ खड़ी होती। एक कौवा मुंह पैर में गंदगी लिए बरामदे की रेलिंग पर बैठने जा रहा था कि हाथ उठाकर कमला दत्त ने उड़ा दिया। मन ही मन कहा, केवल गंदगी फैलाना, इस बार वर्षा के बाद पूजा की छुट्टियों में रंगाई करानी होगी। इसी तरह कितने ही विचार, कितनी ही कल्पनाएं कमला दत्त के मन में आती। शाम को फिर एक बार अपने दफ्तर में आकर बैठती। सुबह शाम एक बार दफ्तर में बैठे बिना जैसे दिन बेकार लगता। मन में होता जैसे वो सेक्रेटरी के विश्वास का अपमान कर रही है। इसके बाद किसी न किसी काम के बहाने सेक्रेटरी के घर जाती। सेक्रेटरी कहते, बैठो, फिर हाथ का काम समाप्त कर कहते, ये देखो यूनिवर्सिटी से चिट्ठी आई है। कमला दत्त मनोयोग से चिट्ठी की हर पंक्ति पढ़ती। पढ़ी? हाँ, इसीलिए छुट्टी के बाद ही ARP की कक्षा प्रारंभ करनी होगी। सप्ताह में एक दिन, शनिवार ही ठीक रहेगा। सबसे कह देना शनिवार को, जिससे कोई भी अध्यापिका बाहर न जाए। ARP कक्षा अनिवार्य है। अंदर जाने पर आह्लादी मौसी पूछती, आज तुम लोगों के यहाँ क्या खाना बना? इसके बाद गाड़ी में बैठकर फिर स्कूल, पूजा, फिर पढ़ाई। एक विषय में तो MA कर लिया है, इतिहास में दे या नहीं सोचती। इसके बाद सारे दरवाजे, खिड़कियां और ताले बंद हुए या नहीं देखकर धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती। रोज इसी तरह चलता, लेकिन पहले शनिवार यूं ही गड़बड़ हो गई। दफ्तर में बैठी जरा कामकाज देख रही थी कि अचानक सामने जैसे भूत देख लिया। ये क्या, आप? कमला दत्त वास्तव में हैरान हो गई। फिर बोली, लेकिन सुकुमारी तो कलकत्ते में ही है। इस ओर से जा रहा था, अचानक ध्यान आया कि आदिनाथ ने जैसे कैफियत देते हुए कहा, हम लोगों का ग्रीष्मावकाश चल रहा है, शायद ध्यान नहीं था। ध्यान आया कि आप यहीं रहेंगी। हाँ, मैं तो हमेशा छुट्टियों में यहीं रहती हूँ। एकदम खाली खाली लग रहा है ना? अब तो आदत पड़ गई है। इसके अलावा मेरे लिए जाने की भी तो और कोई जगह नहीं है। आदिनाथ समझ नहीं पा रहा था कि इसके बाद क्या कहे। कमला दत्त ने ही निस्तब्धता भंग की। सुकुमारी कैसी है? ठीक है, अब तो उसके साथ ज्यादा मुलाकात हो नहीं पाती। क्यों? आदिनाथ ने कहा, हम लोगों का मिलना जुलना खुलकर तो है नहीं। इसके अलावा मामा के यहाँ उसे गृहस्थी के काम में लगा रहना पड़ता है, फुर्सत ही नहीं मिलती। स्कूल खुलने पर ही फिर हर शनिवार को मिलना होगा। इसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। काफी देर तक चुप बैठे बैठे कमला दत्त अस्थिर हो उठी। आदिनाथ को भी ऐसा ही लग रहा था। अंत में बोला, अब मैं चलूंगा। ये कैसे, इतनी दूर से आए? फिर जरा देर रुककर कहा, थोड़ी देर ठहरिए, कालो की माँ से कहकर आपके लिए कुछ जलपान मंगवाऊं। नहीं नहीं, मेरी गाड़ी खड़ी है, 1:30 बजे की ट्रेन से ही मुझे वापस लौटना है। कहकर सचमुच उसने दरवाजे की ओर पांव बढ़ा दिए, लेकिन मन में हो रहा था जाते समय कम से कम एक बार फिर से आने को कहती कमला दत्त तो शायद अच्छा होता। कमला दत्त ने कहा, अब आए ही हैं तो जरा देर बैठकर जाइए। यहाँ आऊँगा ये सोचकर तो चला नहीं था, अचानक आपकी बात याद आ गई, इसी से। कमला दत्त क्या कहे, कुछ ठीक नहीं कर पा रही थी। आदिनाथ बाहर निकलकर खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या, कमला दत्त एक बार फिर से आने को भी नहीं कह रही हैं। गाड़ी में चढ़ने की जैसे इच्छा नहीं हो रही थी। दरवाज़ा खोलने में बेकार ही देर लगाई। धीरे धीरे गाड़ी के पाँवदान पर एक पाँव रखा। तब भी कमला दत्त वैसे ही दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरे पर या आंखों में कहीं भी निमंत्रण के अनुरोध का जरा भी भाव नहीं। गाड़ी चलने को थी। साइस ने लगाम में झटका लगा दिया था। तभी अचानक कमला दत्त ने क्षीण कंठ से कहा, मुझसे काफी अन्याय हुआ। इशारे से आदिनाथ ने गाड़ी को रोकने को कहा। फिर पूछा, किस अन्याय की बात कर रही हैं? आप इतनी दूर से आए, पानी तक को नहीं पूछा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आदिनाथ ने कहा, उससे क्या हुआ, ये तो आपका अपना घर नहीं है। आपके घर आकर पेट भर मिठाई खाऊंगा। इसके बाद आदिनाथ साइस को चलने के लिए कह ही रहा था,
कि कमला दत्त ने एक अजीब सवाल कर डाला। सुकुमारी जानती है कि आप यहाँ आएंगे? कौन? सुकुमारी? आदिनाथ ने हंसकर कहा। मैं क्या खुद ही जानता था कि यहाँ आऊंगा? न यही सोचा था कि आप मेरे साथ इतना मधुर व्यवहार करेंगी। मधुर व्यवहार? बात जैसे खट से कमला दत्त के कान में बज उठी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी आदिनाथ ने जैसे मरे मुर्दे पर तलवार चलाई। आप ही ने तो एक दिन सुकुमारी को मेरे साथ मिलने के लिए मना किया था ना? इसी से कहा। कमला दत्त के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। आदिनाथ की ओर देखती हुई वो वैसे ही खड़ी रही। अच्छा, तो अब चलूं मैं? ट्रेन का समय हो गया है, कहकर साइस को चलने का इशारा किया। कमला दत्त लेकिन अभी वैसे ही निशब्द खड़ी थी। गाड़ी में से सिर बाहर निकालकर आदिनाथ ने जोर से कहा, फिर किसी दिन आऊंगा। नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे लेखक विमल मित्र जी द्वारा लिखित उपन्यास तपस्या का भाग 4। अब दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी मैं भाग 5 में आपको फिर सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।